हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को एक बार फिर से इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें अपन बोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी हिस्ट्री पढ़ा था केमिस्ट्री में, और उस उन हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ समझा था कि किस तरीका से ये जो एटम का स्ट्रक्चर है इसका डेवलपमेंट हुआ, वन बाय वन किसने दिया, फिर उससे क्या आगे वाले ने सीखा और फिर उसका यूज कैसे किया। मतलब हर एक चीज को डेप्थ में हमने सीखा है और अच्छा से समझने का कोशिश किया है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आफ्टर द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डायरेक्ट बोर थ्योरी नहीं आ गया था या बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं आ गया था मार्केट में। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें आई जिसको बोर ने अपने थ्योरी में कंसीडर किया है। तो अगर बोर के मॉडल को समझना है तो उन टॉपिक्स को समझना जरूरी था, इसलिए हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम कैसे होता है फॉर्म वो भी पढ़ा कि जब एनर्जी रिलीज होती है तब स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, और जब एब्जॉर्ब होती है तो भी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। इन सारी चीजों को हमने देखा। और यही नहीं बल्कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्वांटाइजेशन भी सीखा कि जो भी एक पर्टिकुलर लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उन रेडिएशंस का जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और क्वांटाइज्ड किस फॉर्म में होता है, इन सारी चीजों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर अप कर चुके हैं अपन अभी तक। तो मैं अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोर थ्योरी की ओर मूव करूंगा और इन सारी बोर थ्योरी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपन समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो बोर का मॉडल था वो कोई, फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि वो हवा में तो नहीं आ गया होगा या उसके सपने में तो नहीं आ गया होगा। ये बोर का जो मॉडल उसने दिया वो भी किसी ना किसी से इंस्पायर्ड हुआ होगा। कोई ना कोई ऐसा घटना घटा होगा जिस चीज को देखते हुए वो ये सोचा कि अब हमको मॉडल देना चाहिए, लेकिन वो मॉडल देने के लिए वो किसी ना किसी से इंस्पायर हुआ होगा और किसी की गलतियों को सुधारने के लिए वो एक अपना मॉडल दिया, ताकि और तीसरी चीज की लोगों को या दुनिया को एक अच्छा और सही एटॉमिक मॉडल मिल सके। इस कारण बोर ने अपना मॉडल सभी के सामने में प्रेजेंट किया। अब बोर साहब ने जो मॉडल दिया वो किस पे बेस्ड था? क्या वो उनके थ्योरी पे सिर्फ बेस्ड था या बाकियों के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होकर के अपना थिंकिंग पावर लगा करके दिया? तो हाँ, कुछ ऐसा ही है। बोर का जो एटॉमिक मॉडल है या जो बोर का मॉडल है, बोर का मॉडल क्या चीज का होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक मॉडल होगा। और ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये बेस्ड किस पे है? तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। मतलब इन लोगों ने मेहनत किया और इन दोनों का जो कंक्लूजन था उन कंक्लूजन्स को यूज करके बोर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। याद करो रुदरफोर्ड का लिमिटेशन का जब मैं आपको कहानी सुना रहा था तो मैक्सवेल साहब खूब बेइज्जती कर रहे थे, रुदरफोर्ड का भर भर के बेइज्जती कर रहे थे। ठीक है, तो उस भर भर के बेइज्जती करने के दौरान वहां पर बोर भी प्रेजेंट थे और बोर बहुत सचेत थे। किसको लेकर के? मैक्सवेल को लेकर के। और बोर एक बात को जानते थे कि अगर मैं मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, और भगवान के दया से अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे सम्मानित भी किया जाएगा, और उस सम्मानित होने पर मुझे पार्टी देना ही पड़ेगा। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आते होंगे तो आपके जो दोस्त है वो आपको बार बार बोलते होंगे कि कब पार्टी दे रहे हो, या पार्टी के लिए आपको हमेशा उकसाते रहते होंगे। ठीक उसी तरीका से बोर को भी पता था कि अगर मैं सक्सेसफुल होता हूं एटॉमिक मॉडल देने में, एक अच्छा थ्योरी देने में, तो मुझे भी लोग पार्टी के लिए प्रेरित करेंगे कि भैया पार्टी दो हमें, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा सक्सेस मिला है। तो पार्टी दूंगा, लेकिन फिर ये मैक्सवेल आएगा और मेरा बाजा बजाएगा। ये उसको पता था। तो इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी यूज किया, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को भी यूज किया, और साथ ही साथ यही नहीं बल्कि मैक्सवेल के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा था कि मैक्सवेल फिर आएगा और फिर सवाल पूछ करके जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मॉडल का पोस्टुलेट्स दिया, मॉडल के बारे में लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें होंगी एक्चुअली में एटम के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में या एटॉमिक मॉडल में। तो आइए देखते हैं
कि बोर के हिसाब से बोर के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है कि जो एटम है वो दो चीज से मिलकर के बना हुआ, एक न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूम रहा है एक इमेजिनरी पाथ में। जैसे कि आपको याद होगा तो मैंने रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान यह बात बताया था कि रुदरफोर्ड साहब ने कहा था इट इज जस्ट लाइक अ प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल में क्या होता है, सन बेटा बीच में होता है और चारों तरफ क्या होता है, जो ग्रह है या प्लैनेट से घूमता रहता है। तो एक बात बताओ, क्या वहां पर जैसे अगर ये प्लैनेटरी मॉडल कोई बोलता है ना तो आपके दिमाग में पता है कैसा फिगर बनता है कि जैसे आप क्लास में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते होंगे, वहां पर आप क्या करते हैं कि एक बीच में बॉल लगाते हैं वो छोटा वाला प्लास्टिक का, और यहां पर एक तार लगा देते हैं और इस तार में और छोटे छोटे बॉल्स लगा देते हैं। तो आपके दिमाग में सीधे यही पिक्चर घूमता है कि हम तो तार लगाते हैं, तो क्या एक्चुअली में एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ तारों का रास्ता बना हुआ है क्या कि उस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमेगा? ऐसा तो नहीं है, कोई तार वार तो है नहीं, कोई रास्ता तो पहले से बना हुआ है नहीं कि उस रास्ता में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो है क्या एक्चुअली में, ये तार वार नहीं होता है, ऐसा इमेजिन नहीं करना, इमेजिनरी पाथ है, इमेजिन वहां पर कोई ऐसा तार वार का या एक्चुअली में कोई रास्ता रोड कंक्रीट वगैरह से मिल करके नहीं बना हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 घूम रहा है न्यूक्लियस के, और ऐसा नहीं है। क्या है, न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर कभी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से गायब हो गया, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कहीं पर प्रेजेंट है फिर गायब हो जाता है, फिर आता है, फिर गायब हो जाता है, मतलब गायब नहीं होता, वो आगे बढ़ जाता, तो उस पोजीशन में तो उसका एब्सेंस हो गया ना। तो उसका जो पोजीशन रहा पूरे राउंडिंग के दौरान, उस राउंडिंग के दौरान जो पाथ ट्रेस किया गया, ट्रेस किया गया मतलब जो पेन पेपर पे बनाया गया, उसके बारे में बात हो रहा है। और उस रास्ते को क्या कहा जाता है, उस रास्ते को बोर ने कहा ऑर्बिट, या उसको अपन एनर्जी स्टेट भी कहेंगे और स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहेंगे। अब सवाल है कि सर रुदरफोर्ड ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रुदरफोर्ड ने खाली कहा था ऑर्बिट, उस पाथ को नाम दिया था ऑर्बिट, और इसने दो एक्स्ट्रा नाम लगा दिए इसके, एनर्जी स्टेट और स्टेशनरी ऑर्बिट। और कोई भी नाम सिर्फ ऐसे नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ बोर साहब सोच रहे थे इसके पीछे, ऐसे हवा में नहीं दे दिए, नहीं तो ऑर्बिट से भी तो काम चल रहा था, और दो नाम देने की क्या जरूरत थी। तो भोर साहब पहले से कुछ ना कुछ सोच रहे थे, समझे बेटा। तो ये जो ऑर्बिट नाम था ये तो रुदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, बोला रुदरफोर्ड के सम्मान में मैं ऑर्बिट नाम को हटा नहीं रहा हूं, लेकिन इसी ऑर्बिट को एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे चल करके बात करेंगे, आगे पोस्टुलेट्स में। और क्या रखने की आवश्यकता पड़ी वो भी मैं बात करूंगा, मैं डायरेक्ट खाली रटवाऊंगा नहीं बेटा कि पोस्टुलेट्स ये है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर इसने क्या कहा, वही रुदरफोर्ड वाली बात को कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसके बीच में लग रहा है, जो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के तरफ लग रहा है, और जो कि न्यूक्लियस सेंटर पे है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो सेंटर के तरफ है। और जो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के तरफ होता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह कंसीडर करते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट को उस सेंटर के अराउंड गोल गोल घूमने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही बात बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों गोल गोल घूम रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह बिहेव कर रहा है। आप फिजिक्स जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया तरह का फोर्स नहीं है,
वही नॉर्मल फोर्स। बेसिकली तीन चार तरीके के फोर्सेस होते हैं, या तो टेंशन, या तो नॉर्मल फोर्स, या तो नॉर्मल, यहाँ कहने का मतलब साधारण नहीं है, वो नॉर्मल फोर्स जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बस यही तीन चार पांच तरीके के फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनमें से जो फोर्स सेंटर के तरफ लग जाए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो यहां पर सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट इसने क्या कहा? इसने एक बात गजब की कही, बोले कि जो एटम होता है ना, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है। आपको क्या लगता है कि एटम बहुत छोटा सा है क्या? बोर ने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये जो एटम है ये बहुत छोटा सा है क्या? तो लोगों ने कहा हाँ छोटा सा है। बोला ये दिखता तो छोटा सा है, लेकिन इसकी जो बड़े होने की संभावना है, जो लार्ज बनने की संभावना है, वो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में जो न्यू एटम होता है वो इन्फिनाइटली लार्ज होता है। तो फिर बोलता है कि फिर इसको सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल क्यों कहा जाता है? तो बोलो कि वो बात अलग है, क्योंकि होने की संभावना है कि ये बहुत बड़ा लार्ज हो सकता है, लेकिन होता छोटा है। कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होने को तो इन्फिनाइट दूरी पे भी हो सकते हैं उस न्यूक्लियस से। तब उस समय उसका रेडियस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और हम कहेंगे कि वो जो एटम है वो बहुत बड़ा है होने को तो। लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, अगल बगल में ही। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। इसका मतलब उसने कहा कि आपको लगता है कि एक ऑर्बिट होगा या दो ऑर्बिट होगा या शेल्स, इसको शेल्स भी कहा गया था, इस ऑर्बिट को एक और नाम कहा गया था सेल्स, ठीक है। ऑर्बिट के एक और नाम कहा गया था सेल्स। तो बोला कि आपको लगता है कि एक ऑर्बिट होगा या एक शेल होगा या दो शेल होगा या 10 शेल होगा या 15 शेल होगा? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने भोर साहब ने ये बात कही थी क्या कि आपको लगता है 10, 5, 15 होंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। होते तो इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। तो फिर आपके दिमाग में यही डायग्राम बन रहा होगा, सर इनफिनाइट नंबर ऑफ तार ऐसा गोल गोल होगा क्या? नहीं, ऑर्बिट क्या है? इमेजिनरी कंडीशन है। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूरी बना सकता है और गोल गोल घूम सकता है। और जिस जिस रास्ता में वो गोल गोल घूमेगा वही उसका ऑर्बिट या शेल कहलाएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर, या फिर जब हम लोग उतना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देंगे तब, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या नई बात कही? ये नई बात कही कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे? तो बोला नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वो हो सकता है एक ऑर्बिट में घूम रहे हो सकता है दो में, हो सकता है चार में। अब फिर लोगों ने पूछा कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा और किस में नहीं? कैसे पता चलेगा? तो उसने एक कंसेप्ट दिया यहां पर कि अगर आपको पता लगाना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोला, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज कहने का मतलब वही पार्टिकल नेचर, इंटीग्रल मल्टीपल, किसी ना किसी एक मिनिमम वैल्यू का, किसी ना किसी एक मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अब बोलता सर वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू जो निकल करके आया वो h/2π आया, h/2π आया। और बोला जो कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है तो n से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। लेकिन कौन? उस इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम।
क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? h बाई 2 पाई के। और ये जो इक्वेशन है ये क्या चीज को समझाने का काम कर रहा है कि यहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा? क्वांटाइज्ड है। और यहां जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। क्वांटाइज में यही तो पढ़ा था हमने। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है याद करो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो एनर्जी होता है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो n इंटू एच न्यू के बराबर होता है। मतलब n का जो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता, 2.7 नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीका से यहां पर भी उसने ये बात कह दी। अब आपके मन में सवाल आएगा सर कैसे कही, क्या प्रूफ था? तो भोर ने लोगों के सामने, मैं बहुत सही लाइन बोल रहा हूं, भोर ने लोगों के सामने, लोगो मतलब वो लोगो नहीं जो जैसे यहाँ नीट विजन का जो लोगो लगा हुआ है उस तरीका का लोगो का बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत लोगों के सामने मैं बताना चाह रहा हूं। भोर ने लोगों के सामने कोई रीजन नहीं दिया इसका, बस कह दिया, कोई रीजन नहीं दिया। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वही बात, क्या इसके सपना में आया था क्या ये चीज mvr इजिकल्स टू एनएच बाई 2 पाई होगा? सपना में तो नहीं आया होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो आखिरकार कारण क्या है? तो वो कारण को मैं आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा। मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। एक्चुअली में ये प्रूफ डी ब्रोगली ने किया था और मैं ये कारण भी बताऊंगा कि लोगों के सामने इसका रीजन भोर ने क्यों नहीं पुट किया। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भोर को भी इसका रीजन पता था लेकिन वो पुट नहीं किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह थी। और वो वजह क्या थी जो मेरे हिसाब से, किसी किताब के हिसाब से नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मेरे हिसाब से वो आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो लेक्चर है जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी लॉजिक कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसका कारण आपको वहां पता चल जाएगा। बस भोर ने ये कह दिया कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, बहुत सारे ऑर्बिट्स है, अनंत ऑर्बिट्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमते हैं। वो ऑर्बिट्स का पहचान कैसे करोगे? तो बोला कि जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम n इंटू एच बाई 2 पाई के बराबर हो जाएगा उसे उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और उसी ऑर्बिट को हम अपन शेल्स या ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। यहां पर h बाई 2 पाई को बहुत जगहों पर h ऐसा लिखा जाता है, h और ऊपर में से काट दिया जाता है। ठीक है, तो डरने का नहीं, कहीं पर अगर दे दिया तो घबराने का कोई बात नहीं है। मैं आपको हर एक तरह का नोटेशन बता देता हूं कि इससे बाहर तो कोई पूछ ही नहीं सकता, किसी को औकात नहीं है या टेंशन की कोई बात नहीं है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यहां पर ये लाने का सोचे एंगुलर मोमेंटम में, वो आया कहां से इनके दिमाग में? इसको इंस्पिरेशन मिला क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लाने के लिए, वो है प्लैंक्स क्वांटाइजेशन कंसेप्ट पे। लोग ये तो रट्टा मार लेते कि इट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि कहां पर रुदरफोर्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया, कहां पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया। तो एक ये जो पोस्टुलेट है इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से वो इंस्पायर थे। और ऊपर का ये जो दो आपको नजर आ रहा है, ये जो दो पोस्टुलेट्स, ये रुदरफोर्ड आर ई लिख रहे हैं, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये प्रभावित थे। आर ई मतलब रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से प्रभावित थे। पीक्यूटी का मतलब क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से प्रभावित थे। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से प्रभावित थे, ये तीसरा वाला पोस्टुलेट। और ऊपर का जो दो है वो किससे प्रभावित थे? रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से प्रभावित थे। आइए आगे देखते हैं इनके और भी कुछ पोस्टुलेट्स। और वो पोस्टुलेट्स क्या है कि इन ऑर्बिट्स को, अब आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा कि सर आपने उस ऑर्बिट को शेल कहा, फिर एनर्जी शेल कह रहे हो, फिर स्टेशनरी शेल कह रहे हो, ऐसा क्यों? तो इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का कारण समझाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इसको एनर्जी शेल क्यों कहा जाता है। अब इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में या किसी शेल में, मैं बार बार बोल रहा हूं ये जो ऑर्बिट है या जो शेल है वो इमेजिनरी है, वहां पर कॉन्क्रीट का रास्ता नहीं बना हुआ है। मेरी बात को समझ,
तो बोला जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन सारे ऑर्बिट्स के पास एनर्जी होता है, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा वहां पर, क्योंकि घूम रहा तो एनर्जी तो है ही, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होगा, पोटेंशियल भी होगा। कारण मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये है वो दो चार्ज के बीच में हो सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, बस होना क्या चाहिए, दो चार्ज बॉडी होना चाहिए और उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पर न्यूक्लियस तो है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो कि ये घूम रहा है, जो कि ये मोशन में है, कौन, इलेक्ट्रॉन, जो कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा, और जो कि ये चार्ज है और न्यूक्लियस भी चार्ज है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ काइनेटिक नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और अपन कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तरीका का एनर्जी को होल्ड करके रखता है, ये दोनों तरह का एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो जो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा, जो उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी होगा, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही उस पूरे ऑर्बिट का भी एनर्जी होगा, वही उस पूरे ऑर्बिट का भी एनर्जी होगा। तो इसने कहा कि इस कारण से अपन उस ऑर्बिट को एनर्जी शेल कहते हैं, इस कारण से उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स कहते हैं, लेवल्स भी कहते हैं और शेल्स भी कहते हैं, या एनर्जी ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है। कारण क्योंकि इसके पास एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वही एनर्जी ऑर्बिट भी एक्वायर करता है। इस कारण, क्यों, ऑर्बिट तो है नहीं ना, ऑर्बिट एक्चुअली में वहां पर तार नहीं है भाई, मेरी बात को समझो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वही ऑर्बिट का भी एनर्जी होगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, जो ऑर्बिट का एनर्जी होगा वही इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी होगा। तो हर एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होगा, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो इस ऑर्बिट का एनर्जी को वो एक्वायर करके रखता है, फिर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, फिर दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी एक्वायर करेगा। तो दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी कैसे एक्वायर कर रहा है, बात को समझो। अब पहले ही वो इसमें घूम रहा था, अब और दूर हो गया तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजेस आएगा, वो टोटल एनर्जी को चेंज करेगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट किसी तरह का इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए उसने कह दिया, साइंटिस्ट ने, कि हर एक ऑर्बिट के पास अपना एनर्जी होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी वही होता है जो उस ऑर्बिट का एनर्जी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा भी एक बार देखो, तिबारा देखो, 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, ये चीजें समझ में आना, फील आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रटने एक अलग चीज है कि हाँ ऑर्बिट का एनर्जी होता है, उसको एनर्जी शेल कहते हैं, कारण है। तो जो कि ये इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट को बार बार याद रखने में या कंफ्यूजन क्रिएट्स हो रहे थे, तो उसने क्या, बोर ने क्या कहा कि ये जो ऑर्बिट्स है, ये जो इमेजिनरी ऑर्बिट्स है, इनका एक अपना अपना एनर्जी है, इसका एनर्जी कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, उसके बाद वाले का कुछ और होगा, उसके बाद वाले का कुछ और होगा। तो जब भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट का एनर्जी को एक्वायर करके उसी एनर्जी के साथ उस ऑर्बिट में रहता है। इसीलिए इस ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स या एनर्जी ऑर्बिट्स कहा जाता है। अब सवाल उठता है सर स्टेशनरी क्यों कहा, तो इसने कहा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन, किसने, बोर साहब ने पहले ही कह दिया कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा और ना तो गेन करेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा पता है, कि उसने कह दिया कि जब तक कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तब तक ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा ना ही एनर्जी को गेन करेगा।
और जैसे ये बात कही, इसीलिए कह दिया कि स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, और जो कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स है तो इनके एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, तब तक उसके एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लो यहां पर है पहले से ही, अभी भी और कल भी, तो कल जो एनर्जी था वही एनर्जी आज होगा, और वही आने वाले कल में भी वही एनर्जी होगा। एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक वो सेम स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जब तक कि वो सेम स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए इन ऑर्बिट्स को क्या कहा गया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही पता? मैक्सवेल के लिए कही थी, क्योंकि उनको पता था फिर मैक्सवेल आएगा, फिर मैक्सवेल पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए तो धीरे 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 करके न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। तो बोर ने पहले ही कह दिया कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स्ड है, और अगर उसका एनर्जी फिक्स्ड है तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी फिक्स होगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कभी चेंज होगा ही नहीं जब तक वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है या प्रेजेंट है। एनर्जी चेंज होगा ही नहीं, एनर्जी ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, सेम रहेगा। तो फिर ये आपके मन में आ रहा होगा सर कि इसके पीछे कारण क्या रखा? तो इसके पीछे कारण यही तो है जो क्वांटाइज था, कि उस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो अपन कह सकते हैं कि उसका एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा, कह सकते हैं कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा। अब आपके मन में आएगा सर ठीक है, उसने कह दिया एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और एंगुलर मोमेंटम से एनर्जी के बारे में बता दिया, लेकिन उसको एंगुलर मोमेंटम के बारे में कैसे पता चला? तो बोर ने ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया था अपने पोस्टुलेट्स में, कोई जानकारी नहीं दी थी, बस कह दिया था। ब्रिलियंट थे। अब कैसे कहा ये डी ब्रोगली में समझ में आएगा, जब आप डी ब्रोगली का लेक्चर देखोगे, तो जब मैं आपको डी ब्रोगली पढ़ाऊंगा तब समझोगे कैसे कहा होगा। तो अगर लोग उससे पूछते भी, मेरे को ऐसा लगता है अगर आप वहां पर पूछते भी कि सर इसका एनर्जी फिक्स्ड है कैसे, तो बोर ऐसा भी कहा उसने कि अगर आपको लगता है कि इसका एनर्जी फिक्स नहीं है तो फिर इसको नीचे गिरना चाहिए। मैक्सवेल को उल्टा लपेट लिया। क्या लपेट लिया? बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका एनर्जी फिक्स नहीं है, इसका कारण बताइए। तो बोला फिर तो इसका एनर्जी चेंज करे होगा, और अगर एनर्जी चेंज होगा तो घटेगा, और घटेगा तो फिर न्यूक्लियस में गिरेगा। फिर अभी तो आपने कहा था कैसा होता नहीं है, जिस कारण ही तो रुदरफोर्ड का रिजेक्शन हुआ। तो मैंने कह दिया कि ये ऑर्बिट जो है उसका एनर्जी फिक्स्ड होगा, और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये था बोर का पोस्टुलेट। ठीक है, उसने स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा, किस लिए कहा, ये वर्ड क्यों लाया, मैक्सवेल फिर से आके हमला ना करे इसलिए ये वर्ड को लाया, क्योंकि ये लिमिटेशन था रुदरफोर्ड का कि अगर एनर्जी फिक्स नहीं है तो फिर उसका एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो न्यूक्लियस में गिरेगा। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा, और नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि जरूर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होगा। तो उसी ऑर्बिट को जिसका एनर्जी फिक्स्ड है उसको स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स कह दिया गया। स्टेशनरी इसलिए कहा गया कि जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है उसमें किसी भी तरीका से एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना ही वो एनर्जी को रिलीज करने का सामर्थ्य रखता है, ना ही गेन करने का। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट बोर के इस पोस्टुलेट्स का। इस क्वांटाइजेशन के थ्रू बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया कि क्यों फिक्स्ड रहता है। क्वांटाइजेशन यही बात को बताता है, फिक्स्ड है। कोई किसी पर्टिकुलर सेल का h/2π अगर आ रहा है एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड है अगर एंगुलर मोमेंटम, तो एनर्जी भी उस एनर्जी लेवल का क्या होगा? फिक्स्ड होगा। 2h/2π आ रहा है तो वो दूसरे ऑर्बिट का होगा, उस ऑर्बिट का नहीं होगा। उस ऑर्बिट का तो h/2π ही रहेगा, दूसरे का 2h/2π हो सकता है, तीसरे का 3h/2π हो सकता है, चौथे का 4h/2π हो सकता है, लेकिन हर एक का एक अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होगा उस इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में। और जो कि उसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, वो एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा, तो अपन कह सकते हैं कि उस सेल का एनर्जी भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं
these stationary orbits are associated with definite amount of energy and ठीक है, हर एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी फिक्स्ड होगा, लेकिन हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा, एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका के सेल है, ये आपका एल सेल है, ये आपका एम सेल है। तो के सेल का अपने आप में एनर्जी फिक्स है, लेकिन के सेल का एनर्जी एल सेल से अलग होगा। एल सेल का एनर्जी के से भी अलग होगा, एम से भी अलग होगा, के का भी एम से अलग होगा। ये आपस में सेम नहीं होंगे, आपस में सेम नहीं होगा। मैं कह रहा हूं फिक्स्ड होगा एनर्जी, मैंने ये नहीं कहा कि एनर्जी सारे ऑर्बिट्स का सेम होगा। ये लाइन को अच्छा से समझो, क्योंकि ये लाइंस जब नहीं समझ में आता ना तभी गड़बड़ी चालू होती है, तभी बेसिक्स वीक होते चल जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि इन सब का एनर्जी लेवल क्या है, फिर से बोल रहा हूं, ये वर्ड यूज करना, क्या है, फिक्स्ड है। सेम वर्ड यूज मत करना, सेम वर्ड यूज करने पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो क्या वर्ड यूज करोगे, ये के सेल का, ये एल सेल का, ये एम सेल का, सबका एनर्जी लेवल क्या है, बोलो, फिक्स्ड है। लेकिन मैं पूछूंगा क्या के का एनर्जी इज इक्वल्स टू एल का एनर्जी इज इक्वल्स टू एम का एनर्जी होगा, बोलना नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो एनर्जी ऑफ के अभी है, मान लो कोई भी एनर्जी ऑफ के मान लो 2 जूल है, तो आज भी 2 जूल है, वो कल भी जो 2 जूल था, वो आने वाले कल में भी 2 जूल ही रहेगा, ये फिक्स्ड है। ये 2-3 नहीं होगा, ये 2.2 नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अदर सेल्स के साथ सेम नहीं होगा एनर्जी, ठीक है। तो इन सबका एनर्जी अलग अलग होता है, हाँ वो बात अलग है कि फिक्स्ड होता है, जो भी है वो फिक्स्ड होगा। तो अब सवाल उठता है किसका एनर्जी ज्यादा, किस सेल का एनर्जी ज्यादा। मतलब जब अपन बात कर रहे हैं ना किस सेल का एनर्जी ज्यादा, जब अपन ये बात बोल रहे हैं ना किस सेल का एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि किस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा। क्योंकि जिस सेल का एनर्जी ज्यादा होगा उसमें प्रेजेंट उस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी ज्यादा होगा, उसमें प्रेजेंट उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, उसमें प्रेजेंट उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में बेटा। तो किसका ज्यादा होगा तुम बताओ। अब इलेक्ट्रॉन मान लो के सेल में घूम रहा है, तो न्यूक्लियस से दूरी कितना हो गया, ये R1। एल सेल में घूम रहा है तो उस न्यूक्लियस से दूरी कितना हो गया, R2। एम सेल में घूम रहा है तो उसका न्यूक्लियस से दूरी कितना हो गया, R3। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि R1 बड़ा कि R2 बड़ा कि R3, तो तुम बोलोगे R3 बड़ा, देन R2, देन R1। तो तुम एक बात बताओ, दूरी बढ़ेगा एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी न्यूक्लियस है, ये एग्जाम्पल मैं बड़ा यूज करता हूं, यहां भी यूज करूंगा, पीरियोडिक टेबल में भी यूज करूंगा। आपके पिताजी न्यूक्लियस है और आप हैं इलेक्ट्रॉन, गोल गोल क्या कर रहे हो, घूमे जा रहे हो। तो अगर आप घर पे हैं आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, ज्यादा आप छटपटा नहीं सकते। अब आपका एनर्जी कैसे पता चलेगा, आपका असली रंग तो जैसे जैसे दूर जाते तब ना पता चलता है। तो अगर आप पिताजी के करीब में हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो कुछ और होगा, वो कम होगा, ज्यादा नहीं छटपटा सकते हो, जानते ज्यादा छटपटाएंगे तो कुटाई हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप स्कूल तक पहुंचते हो और अपने दोस्तों के साथ रहते हो, दूरी बढ़ गई न्यूक्लियस से, क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आपका असली चेहरा नजर आएगा स्कूल में। गलती से पिताजी आ जाए देख ले आपको, उनको भरोसा ही नहीं होगा कि मेरा बेटा है, और दूर चले जाओगे, कल को एम्स में जाओगे डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ने के लिए, और दूरी बढ़ गई, आपका एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे शेल्स का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। अगर इसके बाद एम है, एम के बाद एन आएगा, उसका एनर्जी और ज्यादा होगा, ओ आएगा, उसका एनर्जी उससे भी ज्यादा होगा। तो एनर्जी ऑफ के से बड़ा एनर्जी ऑफ एल, एल से बड़ा एम, एम से बड़ा एन,
डॉट 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 क्यों लगाए हैं? कारण देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इनका एनर्जी फिक्स्ड होता है, आपस में सेम नहीं होता है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है, वो आज भी वही है, कल भी वही था, परसों भी वही रहेगा। हाँ, बहुत सारे सेल्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, किसी में घूमता। हर एक चीज को आपको समझना होगा, फील करना होगा। हाँ, आपस में एनर्जी कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा, दूरी बढ़ते जाएगा, दूरी बढ़ते जाएगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएगा। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट भी बढ़ते जाएगा। मैं पूछूंगा एक इलेक्ट्रॉन एम में, एक इलेक्ट्रॉन के में, किस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा? तुम बोलोगे एम का। और जो कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा, तो अपन ये भी कहेंगे कि जरूर उसका सेल का एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ये लाइन लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। बहुत बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ट्रू फॉल्स पूछ ले, ठीक है। दूसरा, ये बात भी मैंने आपको बता दिया, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, कि हमेशा के लिए ही फिक्स हो गया कि नहीं भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल्स लगे हुए हैं, और मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ये हमेशा 3 eV वाले एनर्जी लेवल पे ही घूमते रहेगा, कभी इसका हक ही नहीं है कि 4 eV पे जा सके, या इसका हक ही नहीं कि 7 eV में आ सके। तो इलेक्ट्रॉन को हक है अपना एनर्जी बढ़ाने का, लेकिन अपने आप नहीं बढ़ाएगा। क्या होगा, ये अब अपने आप यहां पर नहीं पहुंच जाएगा 4 eV में, अपने आप ये नहीं पहुंच जाएगा 7 eV में, कुछ ना कुछ तो होगा। और वो कुछ ना कुछ क्या होगा पता है? वो कुछ ना कुछ क्या होगा कि इसको कहीं ना कहीं बाहर सोर्स से एनर्जी मिल रहा होगा। अगर इसको एनर्जी मिला और इतना एनर्जी मिला कि ये 3 से 4 में जा सके, 3 से 4 में जाने के लिए इसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? 3 से 4 में जाने के लिए इसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? 1 eV का जरूरत पड़ेगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को 3 eV वाले एनर्जी सेल को छोड़ करके, 3 eV वाले एनर्जी सेल को छोड़ करके 7 eV में जाना है, तो इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 3 से 7 eV में जाने के लिए 4 eV का एनर्जी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये eV क्या? eV एक तरीका का यूनिट एनर्जी का, जैसे जूल होता है वैसे eV होता है, ठीक है। तो अगर इसको यहां से मान लो ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है, K से L में जाना है तो इसको 1 eV देना होगा। मानने बोले हैं, ये एक्चुअल एनर्जी नहीं है K का, ठीक है, मानने के लिए बोला कि मान लो K है, L है, M, ठीक है। तो अगर इसको इस सेल से इस सेल में जाना है तो इसको 1 eV का जरूरत है, और इस सेल से 7 eV में जाना है तो इसको 4 eV का जरूरत पड़ेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस L सेल में प्रेजेंट है और इसको M में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से 7 में जाना है तो इसको 3 eV का आवश्यकता है, इसको 4 से 7 eV वाले शेल में जाना है तो इसको 3 eV का आवश्यकता है। तो भाई उसको कोई ना कोई तो देगा, तभी तो उसकी आवश्यकता पूरी होगी। और जब वो उसकी आवश्यकता पूरी होगी तो वो इस सेल से इस सेल में आ जाएगा। अगर 1 eV दिए तो, अगर 4 eV दे दिए तो कहां पहुंच जाएगा? 7 eV वाले शेल में। अगर इस इलेक्ट्रॉन को, L वाले इलेक्ट्रॉन को 3 eV दे दिए तो M वाले में पहुंच जाएगा। तो हां, वो अपना शेल को चेंज कर सकता है, लेकिन उसको अपना कैपेबिलिटी को साबित करना पड़ेगा, उसको अपने क्षमताओं को प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे होगा? अभी मान लो बोलेगा ये 3 eV वाला इलेक्ट्रॉन, नहीं हम 7 में जाना चाहते, 7 वाला पूछेगा तुम्हारे पास तो एनर्जी 3 eV का है, तो मेरे पास कैसे आओगे? तब ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा रुक जाओ, हम कहीं से लाते हैं जुगाड़ करके। और ये जुगाड़ कहां से बैठाएगा? कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन को एब्जॉर्ब करके, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन को। फोटोन क्या है? एनर्जी बंडल्स तो ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल ही तो है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या एनर्जी का सोर्स है, तो उसका पार्टिकल भी एनर्जी का सोर्स होगा। और पार्टिकल जो एनर्जी का सोर्स होगा, तो यहां पर बोर्न का जो मॉडल है ये पूरा ही पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही माना गया है, तभी तो इसने कहा कि कोई फोटोन आएगा और इससे टकराएगा और टकराने के बाद एनर्जी दे करके जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि बोर का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है कि वेव नेचर, तो क्या बोलोगे? पार्टिकल नेचर पे। बोलेगे सर कैसे? तो बोलना इसको फोटोन की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी लेने के लिए, और फोटोन कैसा नेचर का होता है? पार्टिकल। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर को यहां पर कंसीडर किया गया बोर मॉडल में? तो याद रखिएगा पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछेगा प्रूफ दीजिए, कैसे आप कह सकते हैं पार्टिकल नेचर कंसीडर किया गया, तो ये पोस्टुलेट के बारे में बताना। ये पोस्टुलेट आप पढ़े होंगे कि इट रिक्वायर्स अ फोटोन, अ पर्टिकुलर फोटोन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी। ऐसा नहीं होगा कि इसको मान लो इसको 0.5 ईवी मिला 3 ईवी वाले को, तो क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये नीचे से ऊपर जा पाएगा? नहीं। तो एक पॉइंट लिखना, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन से एनर्जी ले सकता है फॉर इट्स ट्रांजिशन, अपने ट्रांजिशन के लिए, फॉर इट्स ट्रांजिशन। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये व्हाट्सएप भाषा में लिख रहे हैं भाई साहब, आपको याद रखने में बड़ा आसानी होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन से एनर्जी ले सकता है, ठीक, और फॉर इट्स ट्रांजिशन। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि उस फोटोन का एनर्जी उन दोनों सेल्स का एनर्जी डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज, लाल पेन से लिख रहे हैं भाई, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह उछल के जाना, ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने 0.5 दिया तो भी नहीं होगा, और अगर मान लो 1.5 दिया तो तब तो इस 4 EV और 3 EV के बीच का तो 1 ही EV है, तब क्या ट्रांजिशन हो जाएगा? तब ये सेकंड में पहुंच जाएगा। बोलेगा 0.5 EV नहीं लेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। मैंने साफ साफ लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन से एनर्जी ले सकता है, यहां पर लिख देते हैं, और पूरा लेगा। ऐसा नहीं आधा अधूरा कि हाँ थोड़ा सा ले लेते हैं जितना काम का है फिर नहीं लेंगे। लेगा तो पूरा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। सीधी सी कंसेप्ट है, लेगा तो पूरा लेगा और दबा के लेगा पूरा। ऐसा नहीं होगा कि आधा ले लिया और आधा नहीं लेगा। लेगा तो पूरा लेगा और एक ही फोटोन से लेगा एनर्जी एक बार में। तो एक बार में मान लो 1.5 EV का कोई फोटोन गया और इस 3 EV वाले में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसको हिट करता है और इसको एनर्जी देने की कोशिश करता है, तो क्या ट्रांजिशन होगा 4 EV में? बोलना नहीं। कारण क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1 EV। और इन दोनों सेल्स के बीच का अगर डिफरेंस 1 EV है तो जो फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उस फोटोन का एनर्जी भी 1 EV ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, एकदम बराबर, तभी ट्रांजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो ऊपर जाने का सिलसिला है ना, कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल।
जब वो लोअर टू हायर जाएगा तब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और जब वो हायर टू लोअर जाएगा तो, जब वो हायर टू लोअर जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी इमीट। ज्यादा है उसको कम में जाना है तो अपना एनर्जी को कम करना पड़ेगा ना, और कम करने के लिए क्या करेगा, देगा, इमीट करेगा। और वो कितना इमीट करेगा या कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं, ये जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो जिन सेल्स के बीच ट्रांजिशन होगा उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। ठीक है, जिस सेल्स के बीच में 7 से 3 के बीच में हो रहा है, 7 से 3 पे आना है, 7 से 3 पे आना, तो क्या करेगा, पहले ये बताओ, एब्जॉर्प्शन की इमिशन ज्यादा से कम इमिशन निकालेगा, ज्यादा से कम निकालेगा, और निकालेगा तो कितना निकालेगा, इस दोनों का ट्रांजिशन निकाल लो, एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, 7 - 3 4 eV का फोटोन निकाल। और जब ऊपर जाना है तो उतना ही लेगा, ना ज्यादा ना कम, याद रखना। और एक बार में एक फोटोन, और एक बार में एक फोटोन और एक ही जंप होगा। तो ये फोटोन किस पॉलिसी को अपनाता है, तो आप लिखिएगा 1 जंप 1 फोटोन पॉलिसी। एक जंप के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होती है और वो इसी पॉलिसी को अपनाता है। ये किस पॉलिसी को अपनाता है, बोलो, ये 1 जंप 1 फोटोन का पॉलिसी को अपनाता है। तो मैंने लिख दिया, जिन सेल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो इमिट करेगा। और एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लोअर से हायर जाएगा। इमिट कब करेगा, जब हायर टू लोअर जाएगा। तो जो भी डिफरेंस होगा, मान लो हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, इमिशन। तो जो इमिशन होगा वो भी एनर्जी का होगा, लेकिन वो एनर्जी का जो इमिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो फोटोन के फॉर्म में होगा। तो वो जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन क्या लिख सकते हैं, एच इंटू, क्या लिख सकते हैं, बोलो, एच इंटू न्यू, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बोर का ये पोस्टुलेट भी किस पे बेस्ड है, रदरफोर्ड की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि यहां पर फोटोन को ऐसा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको कैसा माना गया, ऐसा पार्टिकल नेचर माना गया है। और पार्टिकल नेचर के बारे में बताने वाले कौन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का के बारे में प्लैंक्स ने बताया था। और ये थ्योरी एक चीज और चीज को बता रहा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर को यूज करके एनर्जी ट्रांजिशन को नहीं बता रहा, बल्कि एक बात को और बता रहा है कि जो बोर का मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर पे बोर का जो मॉडल है वो बेस्ड है, उसका एप्रोप्रिएट पोस्टुलेट कोई एक बताइए, तो एक जो आप यूज करिएगा वो यही वाला यूज करिएगा, क्योंकि ये पूरी तरीका से बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पार्टिकल नेचर का, क्योंकि जो फोटोन है वो भी पार्टिकल नेचर का है, और ये पार्टिकल नेचर का है, इसी कारण ये इसको एनर्जी दे रहा है। ये भी बोल दिया, जो रिलीज करेगा वो भी एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ पूरा तरीके से पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया गया है। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उसका एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, डिफरेंसेस के बराबर। एक बार में एक जंप में एक एनर्जी को वो रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एक फोटोन को वो रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो जो रिलीज करेगा वो भी एक फोटोन को रिलीज करेगा, और उस फोटोन को जिस फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया है उसका एनर्जी भी किसके बराबर होगा, उस ट्रांजिशन वाले सेल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। एक और पॉइंट, इस जंप को मिस्टीरियस जंप भी कहा जाता है, पता है क्यों, क्योंकि जब ये फोटोन से एनर्जी ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन, मान लो 1 वोल्ट 1 ईवी का एनर्जी इसको मिल गया, तो ये जो जंप है ना इसका रास्ता नहीं पता चलेगा, अभी यहां था गायब होकर तुरंत 4 ईवी वाले में पता चलेगा, घूमने लगा। थोड़ा देर पहले 3 ईवी में था, एक झटके में पता भी नहीं चलेगा 4 ईवी में पहुंच जाएगा, जैसे ही वो लिया पता भी नहीं चलेगा।
मतलब आप रास्ते के बारे में भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस जंप को मिस्टीरियस जंप कहेंगे। जैसे बहुत बार आप सीरियल वगैरह देखते होंगे ना भूत का, कभी भूत यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, ऐसा। ठीक वैसा ही इलेक्ट्रॉन भी करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन 1 ईवी का ले लिया, पता चलेगा यहां पहुंच गया, फिर 3 ईवी का ले लिया, यहां पहुंच गया। आ रही है बात समझ में? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप जाए, 3 ईवी वाले से पहले 4 ईवी में चला जाए 1 ईवी लेकर के, और फिर 3 ईवी लेकर के 7 ईवी वाले में पहुंच जाए। ऐसे भी जंप हो सकता है, या डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है कि 3 ईवी से डायरेक्ट 4 ईवी का ले लिया और 7 ईवी में पहुंच गया। तो दोनों तरीका का जंप पॉसिबल है, स्टेप बाय स्टेप भी और एक ही स्टेप में। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा इस इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा होगा, पता नहीं, पता नहीं, सीधा है, टेढ़ा है, गोल गोल घूम के गया, कैसा गया, टेढ़ा गया, मेढ़ा गया, नहीं पता, गायब होता है इलेक्ट्रॉन। 3 ईवी फोटोन मिला, पता चलेगा यहां पर था, थोड़ी देर बाद 4 ईवी में पहुंच गया, फिर और 3 ईवी दिया, पता चला यहां पर था, 7 ईवी में पहुंच गया। तो 2-3 पॉइंट्स है इसमें, एक ये एब्जॉर्प्शन वाला, दूसरा इसका जंप मिस्टीरियस है, पाथ के बारे में कुछ नहीं पता है, या एक बार में भी जा सकता है, 1 बाय 1 करके भी जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा और एक बार में एक ही फोटोन का एनर्जी लेगा। एनर्जी बोलोगे सर 1.5 ईवी दे देंगे तो 4 ईवी में नहीं पहुंच जाएगा, ज्यादा ही तो दिया है, नहीं, कुछ नहीं होगा, वो 3 ईवी में ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। कम दे दोगे तो भी वहीं का वहीं पड़ा, एग्जैक्टली डिफरेंस के बराबर वाला एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात इस पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारे पोस्टुलेट्स के बेसिस पे बोर ने बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी दिए, रेडियस का एक्सप्रेशन दिया, वेलोसिटी का दिया, एनर्जी के बारे में बताया, टाइम पीरियड के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन का। तो आइए एक एक करके उन एक्सप्रेशंस को देखते हैं, और ये सारे एक्सप्रेशन जो उसने दिए एक एक करके देखेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो ये था, मान लो एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, एटम का, मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और बेसिकली ये जो बोर का मॉडल है ना, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ज्यादा एप्लीकेबल है, वहीं तक के लिए इसको एप्लीकेबल माना गया है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये उतना एप्लीकेबल नहीं है। फिर बोलोगे सर हम लोग क्यों बना देते हैं, तो इसलिए बना देते हैं क्योंकि वेव को अपन दिखला नहीं सकते, कैसा वेव है नहीं पता चला आज तक, जब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो इसीलिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अपन अभी भी बोर का ही थ्योरी को अपन ज्यादातर रफ वर्क में यूज करते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस, फिर एक बना देते हैं, 2 बना देते हैं, फिर 8 बना देते हैं, फिर एक बना देते हैं, जैसे सोडियम दे दिया तो बोर का ही यूज कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। लेकिन इसका ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है ना, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, जो अभी अपन डिराइव करेंगे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ज्यादातर जगहों पर एप्लीकेबल है, ज्यादातर जगहों पर। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक कंसेप्ट है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये सेल है, और इस सेल में ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है गोल 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 गोल। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसको कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, He+ में भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li2+ में भी एक है, Be3+ में भी एक है। कोई जरूरी नहीं प्रोटॉन भी एक हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक होना अनिवार्य है, ये जरूरी कंडीशन है अगर आप उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हो तो। अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स F2 लग रहा है। F1 न्यूक्लियस की ओर लग रहा है और F2 न्यूक्लियस के बाहर लग रहा है। ये जो F1 लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 ZE²/Rn का स्क्वायर, या 1/4πε0 ZE²/Rn²। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये F2, और ये F2 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसका फॉर्मूला क्या है, mv²/r, mv²/r। अब बोलेंगे सर ये फॉर्मूला के बारे में कब पता चलेगा, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिलहाल आप अभी जान लीजिए। और इस फॉर्मूला के बारे में कब पढ़ेंगे, जब आप क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। और इस वीडियो को देखने वाले जो 12 पास आउट स्टूडेंट है उनको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4πε0 ZE²/Rn²। अब यहाँ ZE एक्चुअली में नहीं था, अगर आप कूलम लॉ पढ़ेंगे तो फॉर्मूला है K(Q1Q2/R²। ठीक है, ये क्या है, K कांस्टेंट है, और इस K कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 1/4πε0 के बराबर है। तो इस K की जगह पे यहाँ पर क्या लिख दिया 1/4πε0। ठीक, अब Q1 क्या है,
Q1 हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके बराबर होता है? E। तो मान लो तुमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E। अब Q2 क्या है? चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस, चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। अब बोले सर इसको भी E क्यों नहीं लिखे? अगर हाइड्रोजन है तो E हो जाएगा, लेकिन कुछ जरूरी है क्या कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिर्फ आप हाइड्रोजन को बोलो? He+ को भी कह सकते हो ना, क्योंकि उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें प्रोटॉन कितना है? 2। Li2+ में 3। तो इसीलिए अपन न्यूक्लियस के केस में क्या लिखते हैं? Z इंटू E, Z इंटू E चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखे हैं? E। तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Z इंटू E। तो Q2 क्या हो जाएगा? Z इंटू E। और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? Rn। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Rn का स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज। एम आई राइट और रॉन्ग? है कि नहीं? तो ये हो गया, यहां से आया। ये एक्चुअली में फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, और इस फॉर्मूला को ऐसे इंटरप्रेट कर दिया गया। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट ऐसे आए। यहां पर दो फोर्स लग रहा था, F1 और F2। अब जो कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो एक कंडीशन जरूरी हो जाता है, वो है F1 क्या होना चाहिए? F2 के बराबर होना चाहिए। अगर F1 F2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर F1 बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ घसक के पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के अंदर में, और अगर F2 बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और मतलब ये एक पर्टिकुलर रेडियस में नहीं मूव कर सकेगा, कभी किसी रेडियस में मूव कर रहा है, कभी किसी, मतलब ये कुछ इस तरीका से मूव करने लगेगा। अभी यहां पर है, फिर थोड़ा देर में रेडियस यहां बढ़ गया, फिर थोड़ा देर में 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 यहां बढ़ गया, ऐसे करके जाएगा। तो फिर सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करेगा? तो बोर ने क्या कहा था? बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जरूर ये F1 को क्या होना पड़ेगा? F2 के बराबर होना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा गया है। क्यों कहा गया वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया। आइए देखते हैं फिर रेडियस का इक्वेशन कैसे क्रिएट होगा। तो F1 बराबर F2 होगा, क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो F1 क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई Rn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mvn स्क्वायर बाई Rn। अब क्या होगा? अब अपन और क्या लिख सकते हैं? यहां पर एक Rn का ये और ये कट गया, तो यहां पर क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर mv स्क्वायर n इंटू Rn हो जाएगा। या Rn को इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है काट करके, भैया इसको यहां पर ले जाओ। नेक्स्ट, अब तुम्हारा क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर mv स्क्वायर इंटू R, ये इक्वेशन 1 हो गया। आपको Rn निकालना है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, लेकिन V का वैल्यू तो नहीं पता ना, और Rn का वैल्यू भी नहीं पता। तो हमको Rn का अगर वैल्यू निकालना है तो हमको जो वेरिएबल है Vn यहाँ पर, इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो हमको दूसरा कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर कंसेप्ट बोर कंसेप्ट के हिसाब से mvn Rn जो होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो nh/2 पाई के बराबर होता है, जहां पर n भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। अब यहां पर क्या हो गया? mvn Rn के हिसाब से आप vn का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? nh/2 पाई, m नीचे आ गया, Rn नीचे आ गया। अब vn का क्यों वैल्यू निकाले? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर Vm का वैल्यू क्यों निकाले? Vn का वैल्यू इसलिए निकाले ताकि यहां पर Vn का वैल्यू पुट कर दिया जाए, और जैसे ही तुम Vn का वैल्यू Rn के टर्म्स में पुट करोगे तो ये जो पूरा इक्वेशन नंबर 1 है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को nh/2 पाई m इंटू Rn को Vn के जगह पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू m पहले से था, अब Vn स्क्वायर, तो Vn का वैल्यू क्या निकाले? nh/2 पाई m इंटू Rn। तो यहां पर क्या लिख देंगे? nh/2 पाई इंटू m इंटू Rn का स्क्वायर, और फिर इंटू Rn। देखो यहां पर एक Rn और है। अब इसको आप आगे चल करके सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर। अब ये m का m रह गया, इन सब पे स्क्वायर का आ गया क्योंकि इन सब पे स्क्वायर था। अब यहां से ये एक काटिए, यहां से इसको एक काटिए, ठीक है। अब फिर इन सबको सॉल्व करिए, आपके पास एक Rn बच गया। इस Rn को उठा के इधर ले आइए और बाकी सबको उधर समेट दीजिए। Rn को LHS तरफ ले आइए और LHS में जो पड़ा है सबको RHS में ले जाइए। जब सबको उधर ले जाओगे और LHS से LHS के तरफ Rn को ले आओगे तो ये Rn का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। Rn क्या है? रेडियस ऑफ दी nth सेल। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हाइड्रोजन जो है
उसमें तो एक ही सेल है के, तो Rn लिखने क्या जरूरत, R1 लिखिए। तो बेटा बोर का कॉन्सेप्ट पोस्टुलेट याद करो। बोर ने क्या कहा था, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स इन एन एटम। एक एटम में इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है। तो उसी एक हाइड्रोजन एटम के लिए तुम R1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर जैसे इमेजिनेशन से अगर इलेक्ट्रॉन 2 में होता तो क्या होता वैल्यू Rn का, तो Rn2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3b 4b 5b। अगर R इंफिनिटी nth इंफिनिटी मतलब इंफिनाइट वाले जो ऑर्बिट अगर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो Rn क्या होता, तो Rn भी इंफिनिटी हो जाता, क्योंकि तुम n के जगह पे क्या लिख देते, इंफिनिटी लिख देते। और बाकी सारा वैल्यूज तुमको पता होगा, इसके बेसिस पे तुम Rn निकाल सकते हो। तो हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जब तुम इन सब का वैल्यू पुट करोगे, H का, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, M का, M क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पता ही है, हम लोग पहले ही क्लास में देखे थे। E का वैल्यू तुमको पता ही है क्या होता है, Z क्या हो जाएगा, Z वेरिएबल है, Z को Z रहने दो, N को N रहने दो, बाकी सबका वैल्यूज पुट कर दो, तो तुम्हारे सामने जो Rn का वैल्यू निकल करके आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। और ये जो वैल्यू निकला ये किस में निकला पता है, एंगस्ट्रॉम में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये दो बातें याद रखिएगा, ये Rn का फॉर्मूला याद रखिएगा और साथ में ये भी याद रखिएगा किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो इस तरीका से आप रेडियस निकाल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का किसी भी सेल नंबर में। ठीक है, स्पीसीज होना चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट अपने को निकालना वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, mvnrn इज इक्वल टू nh/2 पाई। एम आई राइट और रॉन्ग? Vn क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया उस nth सेल में, R क्या हो गया, रेडियस हो गया उस nth सेल का, जो कि किसके बराबर है, n इंटू h/2 पाई के। अब अभी हमने तुरंत Rn का वैल्यू निकाला है, वो क्या निकाला, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k ze स्क्वायर m। अब इस वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे, तो क्या करेंगे, Vn को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर उठा के ले जाएंगे। और जब बाकी सबको आप उधर उठा करके ले गए तो आपके सामने Vn का फॉर्मूला निकल करके आ गया, Vn इज इक्वल टू 2 पाई k ze स्क्वायर बाई NH। अब ये भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर आप इसका वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू निकल करके आता है 2.188 इंटू 10⁻6 Z बाई N मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, फिर से बोलना, Rn का क्या वैल्यू था, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ये किसमें, मीटर पर सेकेंड में। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब तुमको पता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट है, दोनों तरीके का एनर्जी प्रेजेंट है। अब यहां होगा क्या, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mvn का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, k ze स्क्वायर बाई Rn। क्या हो जाएगा, माइनस k ze स्क्वायर बाई Rn। अब बोलिए सर ये कहां से आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज बॉडी के लिए क्या होता है, ये प्लस q, ये माइनस q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई r। अब k तो k है, q1 की जगह पे क्या आ गया, Ze, याद रखो न्यूक्लियस, q2 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, E डिवाइडेड बाई Rn। Rn क्यों लिख रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी फर्स्ट ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट लिख दिए जनरल टर्म्स में ले जाने के लिए। तो ये क्या बन गया, माइनस k ze स्क्वायर बाई Rn। अब यहां से Vn का फॉर्मूला अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, उस Vn का फॉर्मूला को यहां पर लिखना, तो तुम्हारे पास जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, हाफ k ze स्क्वायर बाई Rn। अब बोलोगे सर ये कैसे निकल करके आया, तो इसका भी एक शॉर्टकट यह है कि mvn स्क्वायर बाई Rn इज इक्वल टू क्या था, k ze स्क्वायर बाई Rn का स्क्वायर। याद करो कहां पर ये बताए थे, जब हमने F1 बराबर F2 किया था रेडियस वाले में, यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल करके आया।
ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ही, अभी हमने डिस्कस किया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकल के, या तो तुम वीएन वाले वैल्यू को पुट कर दो, या तो डायरेक्ट यहां से mvn स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लो। कैसे, mvn स्क्वायर बाई rn इज इक्वल टू kze स्क्वायर बाई rn का स्क्वायर, ये एक rn और ये एक rn कट गया, तो यहां से mv स्क्वायर n का क्या वैल्यू आ गया, kze स्क्वायर बाई rn, kze स्क्वायर बाई rn, और इसके आगे हाफ लगा हुआ है तो इसके आगे हाफ लगे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, टोटल एनर्जी माइनस के जेडी स्क्वायर बाई 2 RN बोलोगे तो सॉल्व करना क्या है इसमें, के जेडी स्क्वायर बाई RN को कॉमन निकाल लेना और हाफ माइनस 1 करोगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस हाफ ही आएगा, तो आगे माइनस हाफ इंटू के जेडी स्क्वायर बाई RN आ गया। अब ध्यान से देखो, ये आया टोटल एनर्जी, और क्या ये तुमको काइनेटिक एनर्जी के जैसा नहीं लग रहा, बस इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक एक्सप्रेशन कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आया, माइनस के जेडी स्क्वायर बाई RN आया, माइनस के जेडी स्क्वायर बाई RN आ रहा है, और यहां पर क्या हाफ लगा हुआ है, तो इस के माइनस के जेडी स्क्वायर RN के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, PE, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, हाफ, तो हाफ लगा दो, तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है टोटल एनर्जी जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन में रहता है, देख लो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइन में रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा, टोटल एनर्जी का और नेगेटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और रहा बात पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हाफ होगा, तो यहाँ साइन का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन दोनों का सेम है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में है, खाली क्या लगाना है, हाफ आगे लगाना। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये माइनस साइन क्या चीज को बता रहा है, तो ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन क्या चीज को बता रहा है कि ये बाउंडेड सिस्टम है, या ये टोटल एनर्जी है ये क्या चीज को बता रहा है, नेगेटिव साइन। ये जो सिस्टम है ये कैसा है, बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, बाउंडेड सिस्टम का मतलब क्या, बंधा हुआ है, तभी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव में, कम बेसी को नहीं बता रहा है, ये बताने का काम कर रहा है कि बाउंडेड सिस्टम है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है तो भी वो बताता है कि वो बाउंडेड सिस्टम है। इनके बीच में क्या, ये बाउंडेड सिस्टम से अपन क्या समझते हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, प्यार वाला। प्यार वाला कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और जब किसी के बीच में प्यार वाला फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे छोड़ करके जा सकता है दूसरे को, इसीलिए ये नेगेटिव साइन बताता है कि सिस्टम बाउंडेड है। और ये बाउंडेड सिस्टम बताता है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, तो छोड़ करके क्यों जाएगा, छोड़ करके कौन जाता है, जिसके बीच में प्यार नहीं होता है। तो प्यार जबरदस्त है, तो ये बाउंडेड सिस्टम को डिफाइन करने का काम कर रहा है, कम बेसी को नहीं। पोटेंशियल एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता माइनस ई, और माइनस ई इंटू प्लस जेड ई क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहां पर माइनस साइन क्या चीज को बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस क्या चीज को बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस भी यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ प्यार वाला, कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा है। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अपन आर एन का वैल्यू पुट कर दिए। जैसे ही आर एन का वैल्यू पुट करोगे तो ये इस कंसेप्ट में आ जाएगा और टोटल एनर्जी का वैल्यू ये निकल करके आता है। तो ये वैल्यू को रटने का जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को कहीं पर भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब याद क्या रखना है, जो एक्सट्रीम लेवल का वैल्यू आ रहा है, जैसे आर एन बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, वो याद रखना। वीएन में क्या याद रखना, 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, ये याद रखना। एनर्जी में क्या याद रखना, अब इसमें सारे वैल्यूज पुट करोगे तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एनर्जी का वैल्यू निकल करके आ जाता है, और वो एनर्जी का वैल्यू क्या निकल करके आता है, देखो ध्यान से, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी में आ रहा है। ईवी क्या है,
ईवी यूनिट है किसका, फिर से बता रहा हूं, यूनिट ऑफ एनर्जी। और इस 1 ईवी को अगर तुम जूल से रिलेट करोगे तो 1 ईवी बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। आपकी इच्छा, आप चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं इच्छा है ईवी में छोड़ दो। आंसर के हिसाब से कन्वर्जन कर लेना, ठीक है। अगर आंसर ऑप्शंस जूल में है तो जूल में कन्वर्ट कर लेना, आंसर ईवी में दिया हुआ तो ईवी में ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो आपको वेलोसिटी निकालना सिखा दिए, रेडियस निकालना सिखा दिया, एनर्जी निकालना सिखा दिया, अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड। वन राउंड ऑफ व्हाट, वन राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का एक राउंड कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्यों हो गया, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम को इधर ले आओ, v को इधर ले आओ, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई v। अब तुम बताओ d कैसे निकालोगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एन, जिस nth ऑर्बिट में घूम रहा होगा, डिवाइडेड बाई वी एन, उस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी से तुम डिवाइड करोगे। तुमको पता आर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई एन। तो अपन कह सकते हैं जो टी है, जो टाइम पीरियड है, वो एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपके मन में ये सवाल और अरे सर यहाँ तो फिर आप पूरा डेरिवेशन नहीं कराए, यहाँ शॉर्टकट में निकल रहे हो क्या। नहीं, शॉर्टकट में नहीं, अपन फिर से इसको डिराइव करेंगे। तो टी एन इज इक्वल टू 2 पाई आर एन बाई वी एन है। अब आपको आर एन का वैल्यू पता चल चुका है पहले एक्सप्रेशन में, वी एन का वैल्यू भी पता चल गया है, उन सबको पुट करिए, आपका वैल्यू टी एन का निकल करके आ जाएगा। और टी एन का वैल्यू क्या निकल के आएगा, एन क्यूब एच क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई का पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर निकल करके आएगा। अब यहां से h का वैल्यू तुम्हें पता है, पाई का वैल्यू तुम्हें पता है, m का वैल्यू पता है, k का वैल्यू पता है, e का वैल्यू पता है। पता क्या नहीं है, दो ही चीज, z बाई z और n का वैल्यू नहीं पता, तो उस दोनों को रहने देना, बाकी सबका वैल्यू पुट करना, पुट करने के बाद आंसर निकालना। आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा तुम्हारा 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा। रब करके अच्छा से लिख दे क्या, चलो अच्छा से लिख देते, इसमें क्या दिक्कत की बात है, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर आएगा 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 n क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए ताकि चीजें तुरंत निकल सके। अब आप वहां पर एग्जाम हॉल में बैठ के इतना कैलकुलेट करोगे तब तो हो गया, ठीक है। और खासकर ये याद रहना चाहिए, ये n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। बोलोगे सर कैसे याद करोगे, 2-4 बार फॉर्मूलास को लिखना फिर क्वेश्चंस को लगाना, फॉर्मूला को पहले याद करना फिर क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया कैसे निकालना। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने कल ही पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ एन इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई टी एन, हमने कल ही प्रूफ किया है। तो यहां पर क्या है, टी एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन 1 सेकेंड। तुमको पता है ना टाइम पीरियड टी में कितना राउंड मारेगा, 1 राउंड। तो 1 सेकेंड में, टी सेकेंड में 1 राउंड, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड, 1 बाई टी राउंड। और ये 1 बाई टी राउंड ही तो है व्हाट, नंबर ऑफ राउंड्स इन, बोलो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये नंबर ऑफ राउंड्स को ही तो बता रहा है, और ये जो कि नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड बता रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसलिए फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हो गया, एफ एन इज इक्वल्स टू 1 बाई टी एन। टी एन अभी तुमने निकाला, क्या हो जाएगा 1 बाई टी एन, क्या हो जाएगा 1.55 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू एन क्यूब, नीचे आ जाएगा ऊपर जेड स्क्वायर। कैसे, टीएन का फॉर्मूला क्या था 1.55 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। यस और नो बेटा, हाँ या ना। तो बस इसको यहाँ पर पुट करना है और सॉल्व करना है। बाकी तो आप डिवाइड देना जानते हो, इतना तो आप इंटेलिजेंट हो, आई होप हो गया ना। हाँ यार, इतना तुम इंटेलिजेंट हो मुझे पता है ना। तो एफ एन बराबर क्या आ जाएगा 6.66 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अगर ये भी नहीं आ रहा समझ में तो क्या करो, 10 टू द पावर 16 को ऊपर उठा के ले जाओ,
ऊपर उठा के ले जाओगे तो उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 15, लिख सकते कि नहीं, डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, यही होगा ना। अब यहाँ एफ एन आ गया 10 डिवाइडेड बाई 1.55, तो इस 1.55 को भी है ना, ये 5 को यहाँ से हटा दो, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। जैसे इसको हटाओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, 6 बार में लगाओगे तो 6, फिर बचेगा 10, फिर पॉइंट बैठाना, फिर 100 हो जाएगा, फिर 6 बार में लगाना, फिर 10 आएगा, फिर पॉइंट बैठाना, फिर क्या जाएगा 6.66 इंटू 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, कैसे 1/t है ना, 1/t आ रहा है ना फॉर्मूला में, और टाइम पीरियड का क्या होता है सेकेंड, तो पर सेकेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। और इसी तरीके से आपने रेडियस निकालना सीख लिया, वेलोसिटी पता करना सीख लिया, एनर्जी पता करना सीख लिया, पोस्टुलेट्स पढ़ लिया, हर एक पोस्टुलेट्स का कारण पढ़ा कि किस तरीके से होता है क्या नहीं होता। आइए कुछ सवाल देखते हैं और इस सवाल के थ्रू अपने आप को जज करेंगे कि हमने जो सीखा है वो कितने हद तक सीखा और कितना। आप जब भी इस सवाल को लगाए तो सबसे पहले फॉर्मूलाज को एक बार ध्यान से देख ले, और फिर इन सवाल को पहले अपने से लगाए, और फिर अगर ना बने तब इस सॉल्यूशन को देखना। तो यहां पर क्या बोला, फाइंड टीई एंड केई एंड पी, तीनों निकालना, ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है टी केई से कनेक्टेड है और केई पी से कनेक्टेड है। तो आपको क्या चीज का फॉर्मूला पता है, टी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। निकालने को निकाल सकते हो, निकालने को निकाल सकते हो, लेकिन क्यों लर्न करें भाई, जब टी निकालना इतना आसान, उससे के ही निकाल लेंगे और उससे पी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बताओ इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। इस तीनों के बीच में रिलेशन है टी इज इक्वल्स टू माइनस के ई एंड इज इक्वल्स टू हाफ पी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। अब यहां पर के निकाले, पी निकाले, टी निकाले, तो यस टी निकालो। टी का क्या फॉर्मूला बताए हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, हाँ या ना, यही था ना, जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, किसमें, ईवी, यूनिट लिखना नहीं भूलना। -13.6 जेड के जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है तो जेड के जगह 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन क्या हो जाएगा, एन क्या है, एन क्या चीज है, ऑर्बिट का नंबर है ना भाई, ऑर्बिट का नंबर। तो ऑर्बिट का नंबर यहां पर क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ एन की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर ईवी, -13.6 डिवाइडेड बाई 9 ईवी, आंसर क्या आ जाएगा -1.51 ईवी। ये तो टी ही निकला। अभी तुमको क्या क्या निकालना है, के, तो टी इज इक्वल्स टू माइनस के, तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपन ये भी तो लिख सकते हैं माइनस टी, टी का वैल्यू क्या लिखा है -1.51, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, क्या आ गया 1.51 ईवी। यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता चल गया। नेक्स्ट, P इज इक्वल टू क्या होता है, T के बराबर होता है, तो T बराबर क्या, -1.51 ईवी। तो आपको T से ही K से ही P, ये सारी चीज आपको पता चल गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल बना करके बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो बेसिक्स अगर आपका क्लियर है, आप सारे सवाल को निकाल के ले जाओगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमारे ऐप पे, डाउट का वहाँ फैसिलिटी दिया ही हुआ है, तो आप वहां पर हमसे डाउट पूछ सकते हो। डाउट पूछने में कभी हेजिटेट मत करना, जो डाउट है वो पूछो एकदम दबा करके, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द व्हाट, रेडाई, रेडाई का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, बहुत सारा रेडियस है, रेडियस 1 है, रेडियस सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो तीन रेडियस, इसलिए रेडियस नहीं लिखा, क्या लिखा, रेडाई ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आपको क्या निकालना है, R1:R2:R3 का रेशियो निकालना है, यही निकालना है ना। तो ये कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ, R1 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो वो फॉर्मूला बताए थे, कौन सा, रेडियस वाला बोले भी थे, अभी याद रखना कौन सा बेटा, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, इक्वेशन इज टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब यहाँ हो जाएगा n1, यहाँ हो जाएगा n2 इज टू 0.529 इंटू n3 का स्क्वायर बाई जेड। अब ये n1 n2 n3 क्यों लिखे, क्योंकि ये तीन अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। अब इस n1 के जगह पे क्या लिखेंगे, पहले 0.529 0.529 0.529 को कट कर लो, क्योंकि सब में प्रेजेंट है। क्या बच गया, n1 का स्क्वायर बाई z इज टू n2 का स्क्वायर बाई z इज टू n3 का स्क्वायर बाई z। अब n1 के जगह पे क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, z के जगह पे क्या लिखोगे 1, n2 के जगह पे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, z के जगह पे क्या लिखोगे 1, n3 के जगह पे लिखोगे 3 का स्क्वायर, z के जगह पे क्या लिखोगे 1, तो क्या हो जाएगा 1:4:9।
एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से आप रेडियस का रेशियो निकाल लिए। बस चीजें थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए, और ध्यान अपने आप हो जाएगी जब बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे। लेकिन क्वेश्चंस को ऐसे लगाना है, पहले फॉर्मूलाज को याद रखना है, फिर क्वेश्चंस को लगाना है। ये नहीं कि क्वेश्चन लगाते लगाते फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, वो चीटिंग होता है बेटा, और उसमें अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूलाज को ध्यान में रखो, एक जगह पे 5 बार 6 बार 7 बार लिखो। मेहनत ही सफलता का मूल कारण है। मेहनत का कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप मेहनत को दूसरा चीज से रिप्लेस कर दोगे, कभी नहीं कर सकते हो। दिमाग लगाना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दोनों चीज का रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कोई एक चीज सबका निकल जाएगा। नेक्स्ट है, लेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम बी एक्स, दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट मूव्स टू सेकंड ऑर्बिट। अब क्या बोला है कि एक एटम है, ये इसमें 4 ऑर्बिट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। मतलब फोर्थ से सेकंड में चला गया, तो उसके एनर्जी में चेंजेस आएगा। तो इसमें यहाँ पर एनर्जी में तो चेंजेस आएगा। तो या तो तुमसे पूछ सकता है कि टोटल, अगर कुछ नहीं दिया हुआ एनर्जी डिफरेंस बोला तो डायरेक्ट टी का डिफरेंस निकाल देना। लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है सवाल में कि कौन सा एनर्जी, यहाँ पर सवाल में मेंशन भी कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना, तो फिर आपको वो स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा। बोलेगा काइनेटिक एनर्जी का, तो वैसे करके आपको निकालना पड़ेगा। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल एनर्जी आपको दे रखा है कि एनर्जी ऑफ, यहां पर क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी के आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर सिंपल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर टोटल एनर्जी आपका क्या, किसका दिया हुआ, फोर्थ ऑर्बिट का, कितना दिया हुआ, एक्स। कहां चला गया है, सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, पता नहीं उसका क्या है, तो इसके टर्म्स में निकालना है। तो हम लोग एक्स T4 को क्या लिख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ, मतलब 4 का स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग, है कि नहीं? अब यहां पर देखिए, आपको Te2 का वैल्यू नहीं पता, रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन आप इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस x को है ना थोड़ा सा यहां पर लिख लीजिए, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, और कुछ नहीं बात है। ये x के बराबर है। ठीक, अब यहां पर क्या है कि T4, ये इक्वेशन, इसको आप अलग ही से लिख लो थोड़ा सा, ये तो डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। यहां लिख लो T4 का वैल्यू x दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अब ये एक इक्वेशन बना 1, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, T4 डिवाइडेड बाई T2, T4 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1 बाई 16 डिवाइडेड बाई -13.6 डिवाइड इंटू 1 बाई 4। एम आई राइट और रॉन्ग, यस और नो बेटा? तो 1 बाई 4 यहाँ हो गया 1 बाई 16, तो ये माइनस माइनस कटा, 13.6 कटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 बाई 16। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई 4। और T4 का वैल्यू क्या है, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर x लिख दो, यहाँ 1 बाई 4 लिख दो, तो Te2 का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू Te2। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन यहाँ पर आपको Te2 निकालना मकसद नहीं था, आपका मकसद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है कि T क्या होता है, P के बराबर कि दुगना, जल्दी से बोलो, ये हाफ इंटू P के बराबर होता है, यस और नो? तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, Pe4 क्या हो जाएगा, P4 2 इंटू Te4, और Te4 कितना है, x, तो P4 कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 2 इंटू एक्स। P4 कितना हो गया, P4 हो गया 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x। अगर हम पूछेंगे Pe2 तो फिर आप बोलेंगे 2 इंटू Te2, टोटल एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट हमने क्या निकाला, 4x। तो उसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, P बराबर 2 इंटू 4x। आंसर क्या हो गया बेटा, 8x। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? आपको इसी का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालो, ज्यादा माइनस कम, मॉड लगा के। तो डेल्टा P क्या आ जाएगा, डेल्टा P मतलब चेंज, P4 से कहां जा रहा है, P2 में। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं?
तो यहाँ पर P4 क्या हो गया 2x माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 6x मॉड। तो चेंज निकालना था, 6x विल बी द आंसर, और अगर माइनस में दिया हुआ है तो वो भी आंसर सही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वे द क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम्स। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बेसिस पे अपन ने कुछ सवाल किया, पूरे भोर के कॉन्सेप्ट को देखा। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका समाप्त होता है, और धन्यवाद। अब मजा से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और डाउट्स पूछते रहिए, डाउट को क्लियर करिए। ऐप पे डाउट का ऑप्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं और अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।